नमस्कार, दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे योग एवं स्वास्थ्य पे। जी हाँ, एक बहुत ही खास विषय है योग एवं स्वास्थ्य, क्योंकि आज तक हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते थे कि योग मतलब एक्सरसाइज, लेकिन आज हम जानेंगे कि योग का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। योग का सीधा सीधा संबंध और सबसे गहरा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमने आज हमारे स्टूडियो में जिस शख्सियत को आमंत्रित किया है, उनका नाम है डॉक्टर विजय कुमार द्विवेदी। तो हम डॉक्टर साहब से आपका परिचय कराएं, इसके पहले हम इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। डॉक्टर विजय कुमार द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बस्ती में हुआ। यहाँ से आपने राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात आपने BA MS राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी से उत्तीर्ण किए। तत्परांत काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान स्वस्थ वृत्त एवं योग विभाग से वाचस्पति MD की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात इसी संस्थान में 3 वर्ष तक सीनियर रेजिडेंसी करने के पश्चात पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान हरिद्वार में वरिष्ठ वैद्य एवं लेक्चरर के रूप में योगदान आरंभ किया। तत्पश्चात डॉक्टर विजय कुमार द्विवेदी इस संस्थान में 3 वर्ष 6 माह तक एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वर्तमान में आप पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ एवं स्वास्थ्य संस्थान शिलोंग मेघालय में एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। सर ने इसके अलावा सर के 46 से ज़्यादा इंटरनेशनल पब्लिकेशन हैं तथा विभिन्न नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में रिसोर्स पर्सन रहे हैं। वह कई इंटरनेशनल जर्नल में एडिटोरियल बोर्ड मेंबर व रिव्यूअर रहे हैं तथा सर ने इंटरनेशनल गेस्ट लेक्चर भी दिया है। विभिन्न सेमिनार कमेटी में चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट, कन्वीनर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहे हैं। वह वर्तमान में मेघालय राज्य के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल के मानद आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर विजय कुमार द्विवेदी से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और इसके अलावा सर, हम चाहेंगे कि आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे कि सर ने एक किताब लिखा है योग एवं स्वास्थ्य। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक भी है योग एवं स्वास्थ्य। और सर इस किताब के लेखक भी हैं। तो सर, आपने ये किताब लिखा है, आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि ऐसा क्या मन में विचार आया कि योग एवं स्वास्थ्य पे एक किताब लिखना चाहिए सर? धन्यवाद मैडम जी। तो सर्वप्रथम तो मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरु प्रोफेसर VK द्विवेदी सर को देना चाहूँगा जी। कि प्रोफेसर VK द्विवेदी सर मुझे समय समय पर उत्साहित करते रहे और हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, मेंटर रहे हैं। अब रही बात पुस्तक लेखन की, तो योग विषय पे आसक्ति तो मुझे छात्र जीवन से ही रहा है, लेकिन जब मैंने BMS किया उस दौरान ये आसक्ति और प्रगाढ़ हो गई जी। और इस पुस्तक का लेखन का विचार मुझे MD के दौर, जब मैं MD कर रहा था उस समय JHU में, उसी समय मेरे मन में विचार आया कि इस पर एक पुस्तक लिखनी चाहिए। लेकिन मेरे मन में द्वंद्व चल रहा था कि इसका आधार क्या होना चाहिए, आध्यात्म या स्वास्थ्य। अच्छा। फिर दूसरे क्षण मुझे एक विचार आया कि ये पुस्तक किसके लिए जो मैं लिखूँगा, आध्यात्म पे या स्वास्थ्य पे आधार हो, किसके लिए उपयोगी होगा, छात्र के लिए या अध्यापक के लिए
या फिर जन सामान के लिए। जी। फिर एक विचार मन में आया कि अगर हम बिना श्वास के तो आध्यात्म पूर्ण नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इस पुस्तक का बेसिक जो आधार रखा, मूल आधार, वो श्वास पर मैं केंद्रित किया। हालांकि एक चीज़ और मेरे दिमाग में आता था, अक्सर लोग पूछते थे, तमाम तरह के जन सामान लोग भी, पेशेंट भी, कि हम कौन सा आसन करें, इसमें कितनी देर करें, कैसे करें। तो ये सब प्रॉब्लम मेरे भी मन में आती थी, मेरे लिए भी होता था। जब कोई पूछता था तो सबसे बड़ी समस्या होती थी कि कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम किस बीमारी में किया जाए, कितना किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए, ये सारी बहुत सारी समस्याएं होती। तो इन सब का निराकरण करने के लिए मैंने ये पुस्तक लेखन की शुरुआत किया। फिर उसमें मैं सोचा कि इसमें तो चूँकि योग है तो बहुत सारे, मैं तो आयुर्वेद का छात्र रहा हूँ, आयुर्वेद का टीचर अध्यापक हूँ, तो ये टर्म तो मेरे लिए तो बहुत ईजी होता, लेकिन एक जन सामान के लिए, एक नए छात्र के लिए ये जो इसके टेक्निकल टर्म होते हैं वो थोड़ा सा समझने में कठिनाई होती है। तो मैंने इस पुस्तक को लिखने समय सबसे पहले मैंने इसके टेक्निकल टर्म को बहुत सरल भाषा में करने की कोशिश की जी। फिर एक एक स्टेप को टेक्निकल टर्म किया, फिर और प्राणायाम, बंध मुद्रा, उसको थोड़ा सरल भाषा में किया, आसन को किया, जो इसके 8 अंग होते हैं उसको, योग कितने प्रकार का होता है, इन सब को सारा सिंप्लीफाई करके फिर आगे मैंने इसको एक एक का अच्छे से डिस्क्राइब करें कि इसमें कंट्राइंडिकेशन, मान लीजिए कोई पोस्चर है, सूर्य नमस्कार है, तो किसको नहीं करना चाहिए, कंट्राइंडिकेशन है, किसको करना चाहिए, प्रोसीजर क्या है, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ को करने के बाद फिर लास्ट में अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कि किस बीमारी में कौन सा आसन उपयोगी होगा। मैंने जो अपने प्रैक्टिस के दौरान, चाहे पतंजलि की बात हो चाहे यहाँ पर हो, जो मैंने अनुभव किया कि हाँ ये चीज़ इनके लिए ठीक नहीं है, ठीक, उस चीज़ को मैंने इसमें रखने की कोशिश किया। अच्छा जी हाँ। तो सर हमारा जो सवाल है कि ये जो किताब है ये तो हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन क्योंकि हमने आपको इस स्टूडियो में बुलाया है तो हम चाहेंगे कि हम इस तरह भी बातें करें कुछ जो हमारे दर्शकों के बहुत काम आए। तो सर हमारा जो पहला सवाल है वो आपसे ये होगा सर कि योग है क्या सर? दरअसल में अगर हम कहते हैं योग का शाब्दिक अर्थ होता है टू यूनाइट, टू इंटीग्रेट, मिलना जुड़ना। अच्छा। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जैसा लोग योगा कहते हैं तो योगा कोई टर्म नहीं होता है। अच्छा। योग होता है, योग मीन्स होता है जुड़ना, मिलना। अच्छा। इंटीग्रेट। और आजकल लोग जैसा ये समझते हैं योग मीन्स सिर्फ आसन प्राणायाम, ऐसा नहीं है। योग के 8 अंग हैं बेसिकली, जो मूल है तो बहुत ब्रॉड टर्म, तो इसके 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब होता है प्रत्याहार। तो इसके एक एक अंग एक क्रम से इसका अध्ययन किया जाता है, उसको आत्मसात किया जाता है, उसका अभ्यास किया जाता है। लेकिन जैसा कि आजकल लोग सिर्फ योग का मतलब आसन या प्राणायाम, ये ठीक नहीं है। इस पर हम फिर एक एक चर्चा कर लेंगे, लेकिन इतना बताना चाहेंगे कि ये योगा नहीं, योग है। और योग का मतलब सिर्फ व्यायाम या आसन या प्राणायाम यहीं तक सीमित नहीं है। अच्छा। योग के जो, अब पहले मैं शाब्दिक थोड़ा सा योग का अर्थ बता दें, फिर इसके बाद मैं आपको एक एक स्टेप करके बताना चाहूँगा। योग का जैसे बताएं, टू मिलना, जुड़ना, ठीक है, एक होना, सम्मिलित होना। अच्छा। और महर्षि पतंजलि ने बड़ा अच्छा से बताया, योगा से चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त के, अपने मन की वृत्तियों का जो निरोध करना है वो योग कहलाता है। बात यहीं पे नहीं ख़त्म होती है, हमारे मन और शरीर के सामंजस्य बनाना भी योग है। अगर अच्छा। हम बात करें भगवत गीता में तो उसमें भी बताया गया समत्वम योग उच्यते, मतलब सभी भाव में हम एक जैसे रहें, सुख दुख में एक जैसे रहें। अच्छा। कोई तो फेल्योर और विन में जब कोई हार या जीत एक जैसे, बड़ा कठिन काम है। योग इतना आसान नहीं, इतना लोग समझ लेते हैं। कोई पोस्चर करना, एक्सरसाइज करना डिफरेंट चीज़ है, लाइक एक्सरसाइज कर, लेकिन योग बहुत कठिन है। तो सभी भाव में एक जैसा होना योग कहलाता है। यही नहीं है, अत योग अनुशासनम पहला सूत्र है महर्षि पतंजलि का। तो मेरा ऐसा मानना है कि योग एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है। अच्छा। और योगा कर्मसु कौशलम, ये भी, इसकी भी चर्चा हुई है
तो ये बहुत अच्छा, मेरा ऐसा मानना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्किल परफॉर्मेंस, किसी भी काम को हम इस तरह से करें, इस तरह से जुड़ जाएं उससे कि हमें और किसी चीज़ का आभास ना हो, तो हम योगी हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक्सरसाइज कर ले, आसन कर ले, अपना सर्कस कर ले, ये तो डिफरेंट चीज़ है। तो सर्कस भी देखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो वो योग नहीं है, ठीक है जी। योग नहीं। योग में होता है ना कि स्किलफुल परफॉर्मेंस, किसी चीज़ से आप इस तरह से जुड़ जाएं कि आपको और कुछ, आप अध्ययन कर रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, तो इस तरह से जुड़ जाइए कि आप सब कुछ बोल रहे हैं, योगी हैं। अच्छा, और इसकी जो 8 अंग मैंने बताया, अच्छा एक चीज़ और बताया गया 2 चीज़ में कि सभी हमारी जो इंद्रियां हैं इनका भी स्टेबल होना है और अच्छे से कंट्रोल भी में होगा, ये भी योग है। तो हम ये इतना आपको बता दें कि ये जो योग है इसके 8 अंग जो हैं, बेसिक बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं योग में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। इसका सब एक क्रम से, ऐसा नहीं कि आप आसन कर सीधा समाधि में चले जाएंगे, ठीक नहीं है। इसका पहला यम बताया गया, यम के भी 5 अंग। अच्छा। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका सबका बड़ा मीनिंगफुल है। ये सारे एथिकल्स रूल्स हैं, लाइफ के हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं शरीर के। ये बिना इसके जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता। जैसे महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपनाया, महात्मा गांधी बन गए आज हैं, बहुत बड़ी बात होती है। सत्य के लिए बताया गया महर्षि पतंजलि का, सत्य क्रियाफल आश्रित, मतलब अगर आप सत्य बोलते हैं, सत्य की सिद्धि कर लेते हैं, सिर्फ सत्य, तो आप जो कुछ बोलेंगे वो फल के रूप में, कार्य रूप में परिणित हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए तो पास हो जाएंगे, लेकिन तब जब आप सत्य को प्रतिष्ठित कर लें जी। इसी तरह अहिंसा की बात है, अगर आप अहिंसा सब हो गए, मतलब आपके हिंसा की भावना बिल्कुल नहीं रही, तो आपके सभी प्रिय हो जाए, कोई दुश्मन ही नहीं रहेगा जी। इसी तरह इसके ब्रह्मचर्य की भी बात है। ब्रह्मचर्य वीर वर्धना नाम, पोटेंसी बढ़ती है, वीर्यम बल वर्धना नाम। आयुर्वेद में कहा गया ब्रह्मचर्य आयुष्मान नाम, मतलब ब्रह्मचर्य जो होता है आयु बढ़ाने वालों में सर्वश्रेष्ठ होता है। अच्छा। तो ये एक स्टेप है, ऐसा नहीं कि योग सिर्फ आसन प्राणायाम, बहुत बड़ी भ्रांतियाँ। इसलिए मुझे और भी बुक लिखने का मन में आया कि लोग सिर्फ योग का मतलब आसन, पोस्चर या प्राणायाम तक से सीमित नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। उससे पहले जो इसका पहला अंश है, पहला पाद है यम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं तो ये जानता हूँ कि अगर 8 अंग के पहला अंग जो है यम, इसका भी एक पार्ट कोई अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। चाहे सत्य की बात करें, चाहे ब्रह्मचर्य की, चाहे अहिंसा की, चाहे, अच्छा अहिंसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ हम उनका मर्डर करें तभी हिंसक होंगे। हम किसी चीज़ में परोक्ष अपरोक्ष में मुझे कारण भी नहीं बनना चाहिए। अच्छा। कि हम किसी के द्वारा कि हिंसा, हम खुद नहीं कर रहे हैं हिंसा, किसी से और का हिंसक तो हो ही गए। तो इसी तरह ब्रह्मचर्य की भी हो जाए। ब्रह्मचर्य मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, शारीरिक रूप से, सब तरह से होना चाहिए। आगे किसी के लिए गलत ख्याल भी आ गया तो ब्रह्मचर्य नहीं रहा। अश्लील अगर कुछ बोल दिए तो भी ब्रह्मचर्य नहीं रहा। तो ये शरीर से, मन से और हर तरह से जब ये होता है तब हम कहलाते हैं ब्रह्मचर्य। और कोई एक भी पर्सन अगर इसमें पूरी तरीके से अगर सिद्धि प्राप्त कर ले तो क्या नहीं कर सकता है। अब योग की महिमा बहुत है। अब ये तो हम बताए एक अंग की बात है अभी ना, इसी तरह से नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सबका। आज कोविड रहा है, शौच की बात सबकी, शौच में क्लीनिनेस, हैंड वॉश करने की बात आई, कपड़े धुलने, बहुत सारी चीज़ सभी लोग करने लगे। लेकिन मेरा सिर्फ ये फिजिकल शारीरिक क्लीननेस शौच की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ शारीरिक और मानसिक। आज हमारे समाज में मानसिक शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। शरीर की शुद्धि के साथ साथ मानसिक शुद्धि की आवश्यकता है। आज हमारे समाज में मोर देन 50% लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। मैं तो ये कह देता हूँ 20 to 25% कम से कम बीमारियाँ जो देखने को मिली ड्यू टू स्ट्रेस जी, मानसिक। और इसलिए उसमें भी ये मानसिक असंतुलन को ठीक करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए योग बहुत ही उपयोगी है। मानसिक शुद्धि के लिए प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे एक एक स्टेप से होते हैं। फिर हम बात करेंगे आसन, फिर प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि तो बहुत की बात है जी। पहले ये दरअसल में महर्षि पतंजलि की जो बुक थी ये आध्यात्म की बेस थी, ऐसा मेरा मानना है।
कि आध्यात्म समाधि की बात करते हैं। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि सब कहते हैं महर्षि पतंजलि, योग के नाम पे महर्षि पतंजलि को जन सामान्य जानते हैं जी। बहुत बड़ा योगदान रहा महर्षि पतंजलि का, मैं तो कहूँ सबसे ज़्यादा। लेकिन आपको जान के महर्षि पतंजलि योग सूत्र में आसन सिर्फ नाम और ये आसन क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन कितने आसन होते, कौन कौन आसन होते, ये डिस्क्राइब नहीं है। जो सब करते हैं महर्षि पतंजलि सूत्र में ऐसा कहीं डिस्क्राइब ही नहीं, कहीं वर्णन ही नहीं मिलता है कि सूर्य नमस्कार हुआ और सिद्धासन हुआ, पवन मुक्तासन हुआ, ये भुजंगासन, ये सब उसमें नहीं डिस्क्राइब है। ये बात की संगताओं में हठयोग प्रतिक्रिया जो शरीर सौष्ठव की बात करते हैं, शरीर सौष्ठव फिजिकल फिटनेस के लिए उन्होंने देखा कि जब तक ये नहीं होगा फिर हम आध्यात्म की बात कैसे कर पाएंगे शरीर से, वहाँ पे आसन को प्राथमिकता दी गई। फिर वहाँ से शुरू हुआ, फिर घेरण संहिता में हुआ, हठयोग प्रदीपिका में हुआ, सारे आसन की फिर चर्चा होने लगी। फिर प्राणायाम, प्राणायाम का बहुत अच्छा सा महर्षि पतंजलि ने हठयोग सब में डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन आसन कौन कौन से जो आसन के नाम हैं ये वहाँ पे नहीं है। ढेर सारे आसन जो हम लोग करते हैं पोस्चर, ऐसा वहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली आध्यात्मिक था। लेकिन आज जैसा दौर है वो सिर्फ और आजकल तो योग को कुछ लोग ठीक है फिजिकल फिटनेस होता है, लेकिन कुछ लोग योग को ख़राब कर दें, योगा बना दे रहे हैं, पावर योगा बना दे, ना जाने कौन कौन से योगा बना रहे हैं। तो उससे बात से मैंने ठीक है उनका अपना कुछ लोगों को बेनिफिट स्वास्थ्य अच्छा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो योग है वो नहीं है। एक्चुअल में ये है, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमने जाना कि योग क्या है। योग एक सिर्फ प्राणायाम का नाम नहीं है, योग सिर्फ आसन का नाम नहीं है, और योग का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमने डिटेल्स में जाना और सर ने बताया हमें। और हमारा जो अगला सवाल है सर वो ये है सर कि आसन क्या होता है सर? आसन, क्योंकि सर योग में आसन का वर्णन बार बार होता है। बिल्कुल सही कह रहा आपने, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन रहा ये, आपने अच्छा किया कि आसन क्या है। महर्षि पतंजलि ने बताया स्थिर सुखासनम, जिस किसी अवस्था में हम सुखपूर्वक स्थिर पूर्वक बैठे रहें उसे आसन का, सिंपल सी बात है। अच्छा, वो आसन है जैसे अभी हम बैठे हैं। हाँ। टाइप ऑफ आसन, ठीक है। हाँ। ये टाइप ऑफ आसन हुआ, ऐसा नहीं कि आसन। और इसी चीज़ को उसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे हठयोग प्रदीपिका में पतंजलि योग सूत्र में सभी ने अलग अलग अपना डिसाइड किया, लेकिन आसन का मतलब इतना ही है जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोस्चर। अच्छा। किसी भी पोस्चर में आप बैठे ना, सिर सुखासन आसनम, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि कितने आसन, कैसे आसन, कौन कौन से आसन करने चाहिए। तो हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पतंजलि योग सूत्र में आसन तो नहीं डिस्क्राइब है, ठीक है। बट घेरण संहिता में हठयोग पर, जैसे हठयोग प्रदीपिका में शायद 15 आसन की बात आई, घेरण संहिता में 34 आसन का वर्णन आया, ठीक है। अब उन्होंने सब, अगर हम कुल मिला के ऐसे सब, हर एक आसन पोस्चर के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, उससे हार्मोनल भी चेंजेज आते हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म चेंज होते हैं, बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं। और अगर कुल मिला के एक सबके अलग अलग है, लेकिन जो महर्षि पतंजलि ने बताया उसके बेनिफिट के बारे में कहा, तत्द्वंद्व अभिघात, मीन्स जो सर्दी गर्मी भूख पे अगर कोई आसन की सिद्धि कर लेता है तो उसे सर्दी गर्मी भूख प्यास ये परेशान नहीं करता है। अच्छा। वो सुखी रहता है। और अगर हम हठयोग प्रदीपिका की बात करें तो उन्होंने कहा जो आसन की सिद्धि कर लेता है तो उससे शारीरिक और मानसिक स्थिरता आती है। नंबर 1, आरोग्य प्राप्त होता है। अच्छा, हेल्दी रहता आदमी। बहुत कम शब्दों में सारी बात उन्होंने कह दिया। बताइए, उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता होती, स्थिरत्वम, बहुत अच्छा से बताया कि कुर्यादाश्रम अस्थैर्यम आरोग्यम चा अंगलाघवम, ऐसा बताया। तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता हुई। अच्छा, हेल्थ हुआ, आरोग्य मिला। और लघुता, शरीर में लाइटनेस, हल्कापन। अच्छा। जिसको आज हर कोई चाहता है, तीन ही चीज़ चाहते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से स्थिर हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, ठीक है, और तीसरी बात ये होती है शरीर में हल्कापन हो, हैवीनेस ना बैठे। तो ये सब आसन करने से होता है। आसन करने से देखा गया बहुत डिफरेंट आसन है। उसमें
हार्मोनल चेंजेस भी मिलते हैं जी। सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होता है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म भी हमारा अच्छा होता है, नर्वस सिस्टम भी अच्छा होता है। अब सवाल ये होता है कि हम कैसे करें, कितना करें, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हम अगर अध्ययन की दृष्टि, जैसे इस बुक में मैंने अध्ययन की दृष्टि से कुछ स्टैंडिंग पोस्चर के बनाए, कुछ सिटिंग पोस्चर के स्टेरिक प्राणायाम, और कुछ प्रोन पोजीशन के, कुछ सुपाइन पोजीशन के। अगर ऐसे हम क्लासिफिकेशन सिंपल से करें जानने के लिए, तो कुछ मेडिटेटिव पोस्चर होते हैं आसन, और कुछ होते हैं कि रिलैक्स करते हैं, और कुछ होते हैं कल्चरल, मतलब शरीर को संवर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और कुछ आध्यात्मिक मेडिटेटिव पोस्चर। जैसे हम बात करें सिद्धासन है, पद्मासन है और भद्रासन है, तो ये सब मेडिटेटिव पोस्चर होते हैं। और रिलैक्सेशन पोस्चर भी इसी तरह के कुछ होते हैं, ये शशंकासन है, रैबिट पोज है, और कल्चरल कुछ पोज होते हैं। तो ये 3 तरह के हम इसको डिवाइड करते हैं। और लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी आसन प्राणायाम करना चाहता है जी, तो सबसे पहले किसी अच्छे योगाचार या किसी चिकित्सक से सलाह लेके करें, या किसी योगाचार के देख-रेख में, क्योंकि गलत करना भी अच्छा नहीं होता है। और जब हम किसी पोस्चर को करते हैं तो ऐसा नहीं कि जैसे भुजंगासन कर रहे हैं, धड़ को अप डाउन किए हेड को, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अप डाउन करते हैं तो एक्सरसाइज हो जाएगा। हम जिस पोस्चर में बैठते हैं उस देर में कुछ देर तक स्टेबिलिटी बनाए रखें, 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 सेकेंड, तब उस आसन का फ़ायदा होता है। अदरवाइज नहीं तो एक सिंपल व्यायाम हो जाता है, एक्सरसाइज होता है जी। ठीक है। और इसलिए मैं ये चौकम्बा विश्व भारती को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे बुक को अरेंज किया है। ठीक है। अच्छा, तो थैंक यू सो मच सर। आज हमने जाना कि आसन क्या होता है। आसन के भी कुछ अपने डिसिप्लिन होते हैं। जैसे कि आप कोई भी आसन करते हैं तो सबसे पहले आपको किसी न किसी जो भी योगा टीचर कह लीजिए या योग गुरु कह लीजिए, या कह लीजिए कि किसी एक्सपर्ट के देख रेख भी करनी चाहिए, ताकि उसका कुछ भी आपको उल्टा या जो परिणाम है वो उल्टा ना हो, वो आपके हित में हो। दूसरा हमने ये जाना कि योग करते वक्त, किसी भी आसन को करते वक्त आप थोड़ा समय दें, 2.5 सेकेंड या 10 सेकेंड या 20 सेकेंड आपको एक आसन को करना चाहिए। राइट सर? जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर। सर हमारा जो अगला सवाल है सर, जो कि आज का हमारा विषय है कि योग एवं स्वास्थ्य। हमने जाना कि योग क्या है और बहुत डिटेल्स में जाना, जो शायद हमने इसके पहले नहीं सुना था। तो सर अब अगला हमारा जो सवाल है योग, और अगला सवाल है सर स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है सर? स्वास्थ्य के बारे में अगर हम कहें तो ये 2 शब्दों से मिलके बना है जी। स्व एवं आस्था, मतलब स्व में स्थापित। अच्छा। सीधी सी बात है, कोई चीज़ जो है अपने नेचुरल फॉर्म में हो। ओह। जैसे हमारे शरीर है, देखिए अगर हम शास्त्रीय बात चलेंगे तो बहुत सारी हो जाएगा। हमारे महर्षि सुर ने वर्णन किया समदोष, समाग्नि, समधात, मलय क्रिया, या मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो उसका भी अपना इसी तरीके से है। लेकिन हम कहते हैं कि जो हमारी शरीर के सिंपल सरल भाषा में बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ, अच्छा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्त, ये धातुएं हैं। वात, पित्त, कफ, दोष है। ये सारे के सारे अपने सामान्य अवस्था में हो, सामान्य पोजीशन में हो और सामान्य मात्रा में हो जी। ठीक है। और हमारे जो मल मूत्र का निष्क्रमण है ये प्रॉपर टाइम पे हो रहा हो। अच्छा। हमारी अग्नि समान हो, ठीक है। हमारी निद्रा प्रॉपर हो, जब हम सोकर उठें। ये मैं सरल बता, अगर हम शास्त्रीय बताएंगे तो थोड़ा सा समझने में गलती होगी, इसलिए मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। तो उसको तो हम कहेंगे कि ये स्वास्थ्य है, मतलब अपने नॉर्मल अवस्था में कोई चीज़ होता है तो उसको हम स्वास्थ्य कहेंगे। अब इसके अगर हम शास्त्रीय की बात करते हैं तो जैसे इसमें बताया कि महर्षि ने कहा समदोष, समाग्नि, समधात, मलय क्रिया,
प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इस विधीयते, मीन्स सम दोष, मतलब हमारे शरीर के जो दोष हैं, वात पित्त कफ, अच्छा, जो धारण भी करते हैं, वो सब सामान्य, उनका जितना अमाउंट होना चाहिए, उनके फंक्शन सामान्य हो, उनके सबके अलग अलग कार्य हैं, वो अपने ऑप्टिमम अमाउंट में हो, ठीक है। उसी तरीके से कहा गया कि सम दोष सम धातु, जो धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुएं होती हैं, ये इनका अमाउंट तो ठीक हो, अपने फंक्शन प्रॉपर करते हो, बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छा हो, मतलब वो जो मांस है, अस्थि है, वो भी एक सम मात्रा में हो। ऐसा नहीं कि कोई जैसे बहुत लंबा सा देखते हैं और दुबला सा थिन हो, है तो ये भी नहीं, वो भी स्वस्थ नहीं माना जाएगा। अच्छा। फिर इसके बाद समझो समाग्नि, जो हमारी अग्नियाँ 13 टाइप ऑफ अग्नि शरीर में बताई जाती है, वो भी सम हो, इक्विलिब्रियम हो। अच्छा। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, हमारी इंद्रियां सब प्रसन्न हो, अपने अपने इंद्रियां, जिन इंद्रियों का जो काम है वो प्रॉपर कर रहे हों, ठीक है, तो कहलाएंगे कि हम स्वस्थ हैं। अभी जैसे और खाने की हमारी इच्छा हो टाइम पर, अग्नि बड़ा इम्पोर्टेंट होता है स्वास्थ्य के लिए। अच्छा। या जो कुछ हमने खाना खाया है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, निद्रा प्रॉपर आ जाए, हमारे मलमूत्र विसर्जन अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है। अभी हम यहाँ मॉडर्न साइंस नहीं इंक्लूड करना चाह रहे थे, नहीं तो उसमें भी बहुत अच्छा सा डेफिनेशन, हालांकि WHO ने तमाम बार उसको संशोधन करने के बाद 1948 में हेल्थ की डेफिनेशन दिया। अच्छा, ठीक है, जबकि अभी इसमें देखिए मैं सारा मेंशन किया हूँ 55 पे, तो उन्होंने 48 में दिया था, 1948 में, जबकि हमारे महर्षि सुश्रुत ने 4000 साल पहले उसी को इन्होंने क्या मॉडर्न में कहा, क्या कहा, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी, इतने कहा ना। लेकिन हमारे संहिताओं में तो सब कह दिया, ये अभी बता रहे हैं, बहुत सारा, बहुत ही रिच ग्रंथ है सुश्रुत, चरक, ये सब। और यहाँ तक महर्षि काश्यप ने तो ऐसे बताया, अन्नाभिलाषो भक्तस् परिपाक, बहुत अच्छा कि हमें अन्न खाने की इच्छा हो। अगर जैसे देखिए अभी कोई बीमार हो जाता है तो खाने सबसे पहले होता है कि खाना खाने मन नहीं, ठीक है। तो ठीक है, हम समय को देखते हुए इसको विस्तार नहीं करेंगे, बस सिंपल बात हम बता दी, हम शास्त्रीय में भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो सर आज हमने जाना, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमने जाना कि योग क्या है और स्वास्थ्य क्या है, और बहुत ही डिटेल्स में जाना कि इन दोनों का आपसे संबंध क्या है। और क्योंकि हम तो चाहते हैं कि ये ख़त्म ही ना हो, ये वार्तालाप चलता रहे, क्योंकि बहुत ही अहम विषय पे आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन समय की भी अपनी सीमा होती है। तो इसको देखते हुए एक आखिरी और बोलेंगे क्विक क्वेश्चन सर से पूछेंगे कि सर प्राणायाम क्या है? प्राणायाम दरअसल में 2 शब्दों से बनकर बना है, बहुत सारे आज फ्यूजन होते हैं। प्राणायाम फेमस है, प्राण प्लस आयाम। प्राण मीन्स होता है कि एनर्जी, जीवनीय शक्ति, ठीक है, ऊर्जा, और आयाम मीन्स होता है विस्तार करना, नियंत्रण। तो हम अपने अंदर जीवनीय शक्ति का जो है उसका विस्तार करना, उस पर नियंत्रण करना, अच्छा, प्राणायाम कह सकते हैं। हालांकि महर्षि ने बड़ा अच्छा से दिया, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, मतलब श्वास प्रश्वास गति को रोकना, उसका नियंत्रण करना प्राणायाम कहलाता है। और यह कह सकते हैं जो हमारी श्वास है उसको लंबा लांग करना और सूक्ष्म, थोड़े समय धीरे धीरे और लंबा करें और धीरे धीरे। अच्छा। तो प्राणायाम तो हमारी जीवनीय शक्ति बढ़ती है। तो प्राणायाम, हालांकि प्राणायाम 8 प्रकार का होता है, तो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन प्राणायाम के फायदे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि हठ्योपरिधिका में बहुत अच्छा से एक श्लोक आया है कि प्राणायाम युक्तेन सर्वरोग क्षय भवेत्। मीन्स प्राणायाम करने से सर्व रोग, क्या बहुत सारी बीमारियों का सो जाता है। अच्छा। लेकिन साथ में वह फिर कहा कि आयुक्तेन अभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव, मतलब अगर आप अच्छी तरीके से, गलत तरीके से करते हैं तो बहुत सारे रोग होने की संभावना भी रहती है। अच्छा। इसलिए अच्छी, मैं पहले ही बताया, जब भी कोई अभ्यास करें तो पहले किसी योगाचार्य से देख रेख में, एक्सपर्ट के देख रेख में फिर करें।
और रही बात इस बुक में मैंने इस चीज़ का ध्यान दिया है कि लास्ट में बुक में मैंने ये भी रखा है कि किस बीमारी में कौन सा प्राणायाम, कौन सा आसन, कौन सा बंद मुद्रा ये करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए, सारा डिस्क्राइब। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ इतनी अहम जानकारी आपने साझा की, हमारे दर्शकों को जागरूक किया, हमें जागरूक किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। और सर, उम्मीद करते हैं कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इसी के साथ आज का ये जो विषय है इसे हम समापन देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।